शास्त्री वाटिका चैनल से आप सभी दर्शकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करती हूँ आप सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अब आप मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। हम आज आपके बीच लेकर के आए हैं विशेषण। आइए हम विशेषण को देखते हैं। विशेषण हम किसे कहते हैं? विशेषण का परिभाषा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। ये विशेषता क्या होते हैं? तो गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम, ये सब विशेषता है। संज्ञा या सर्वनाम की ये विशेषता है। ये विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के कौन कौन से विशेषण हैं? आइए हम आगे देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। ये विशेषण गुणवाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण क्या कहलाता है। ऐसे बच्चों, आपको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि आपको परीक्षा में पूछेगा विशेषण के भेद कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप 4 का ही प्रयोग कीजिएगा। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। अब हम चलिए आगे चलते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसको हमने पार्ट वाई कर दिया है। जैसे सबसे पहला है कालवाचक। कालवाचक काल समय का बोध कराता है और समय संबंधी गुण को बतलाता है, उसे हम कालवाचक कहते हैं। जैसे नया, पुराना, भविष्य, प्राचीन, अगला, ताजा, टिकाऊ। जैसे हम इससे कोई वाक्य भी बनाएंगे, कोई सेंटेंस भी बनाएंगे। जैसे नया घर, पुरानी पुस्तक, टिकाऊ वस्तु, अगला व्यक्ति, ये सब एक समय का बोध कराता है। इसको हम कहते हैं कालवाचक विशेषण। अगला है इसके भाग दशा। दशा में किसी की दशा का बोध होता है। जैसे दुबला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, गरीब, पालतू, रोगी, परिश्रमी आदि। जैसे हम इससे वाक्य भी बनाते हैं। तो दुबला व्यक्ति, मोटा डंडा, भारी वस्तु, गीला कपड़ा इत्यादि ऐसे ऐसे हम वाक्य बनाते हैं। अब फिर है अगला दशा। अगला है क्या? स्थान। तो स्थानवाचक विशेषण का अब हम प्रयोग कैसे करते हैं? तो यह स्थान को दर्शाता है और स्थान रूपी गुण को बतलाता है। जैसे नीचा दरवाजा, भीतरी घर, पूर्वी छोर, पछिया हवा, दायां भाग, क्षेत्रीय भाषा, भारतीय आदमी, ग्रामीण वस्तु, ऐसा ये स्थान का बोध कराता है। अब फिर अगला है गुण। अब गुण में हम देखते हैं कि यह संज्ञा के गुण को कैसे बोध कराता है। तो जैसे कि गुण में भला, बुरा, सच्चा, झूठा, पापी, न्यायी, शांत, दुष्ट, सीधा आदि ये सब आते हैं। जैसे हम इससे वाक्य का प्रयोग करते हैं या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भला आदमी, बुरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, झूठा आदमी, पापी व्यक्ति, न्यायी राजा, शांत प्रकृति। इस प्रकार से हम गुण का प्रयोग करते हैं, गुण का बोध करते हैं। अब है अगला आकार। आकारवाचक। तो आकार में जैसे कि गोला, चकोर, सुडौल, पीला, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, नाटा
ये सब का हम प्रयोग करते हैं। जैसे गोला वस्तु, चकोर टेबुल, सुडौल व्यक्ति, पीला कपड़ा, नुकीला छड़ी या नुकीला कील, लंबा व्यक्ति, चौड़ा सीना, ये सब हम आकार का बोध करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। रंग रंग में हम देखते हैं कि रंग का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। इसमें भी संज्ञा का, ये रंग संज्ञा का, वर्ण का बोध कराता है। जैसे लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, सुनहरा, चमकीला, फीका, धुंधला आदि। जैसे हम इससे भी वाक्य कुछ बनाते हैं। लाल कपड़ा, पीला वस्तु, हरा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, सुनहरा मौसम, चमकीला वस्तु, फीका वस्तु, धुंधला मौसम, ऐसा हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला है, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसमें हम सा जोड़ करके उसका प्रयोग करते हैं। वह आता है द्रष्टव्य में। अब द्रष्टव्य में हम देखते हैं कि सा जोड़ करके हम उसमें कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा जमीन, ऊंची सी जमीन, पीला सा वस्तु, छोटी सी मकान, ऐसा हम सा जोड़ करके इसका हम प्रयोग करते हैं। और अब फिर अगला है संख्यावाचक विशेषण। अब ये विशेषण के दूसरे भाग हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण को हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण ये क्या कहलाता है। तो संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध होता है, हम उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को लक्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के हैं। आइए हम आगे देखते हैं इस संख्यावाचक विशेषण को। इस संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या और परिणाम बोधक होते हैं। ये निश्चित संख्या हम किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं निश्चित संख्या का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो निश्चित संख्या यानी किसी भी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराता है, उसे हम निश्चित संख्या कहते हैं। जैसे एक लड़का, 25 लड़के, दुगना पानी, दोनों लड़के, 1.25 किलो, तीसरा मकान, ये सब हो गया निश्चित संख्या का बोध कराता है। इसको हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या कहने से ही पता चल जाता है कि जिसका कोई भी निश्चित ज्ञान नहीं है उसको हम अनिश्चित कहते हैं, जिसके बारे में हमें पूरा सही पता नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अनिश्चित संख्या। जैसे कुछ लोग, थोड़ा पानी, बहुत लोग, ये सब अनिश्चित का बोध कराता है। कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब अनिश्चित का बोध कराता है। अब अगला है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक हम किसे कहते हैं, तो परिमाण का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अंदाज के अनुसार पर जानते हैं, या कोई मात्रा होता है जिसको हम अंदाज के अनुसार उसको माप लेते हैं। जैसे थोड़ा सा कोई सामान रहता है तो हम उसको कहते हैं कि यह सेर भर आटा है, या थोड़ा सा दूध है, या पाव भर दूध है, 5 हाथ जमीन है, या थोड़ा सा अनाज है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। यह हो गया मात्रा का बोध कराता है, यानी एक अंदाज का बोध कराता है। इसे हम परिमाण बोधक कहते हैं। अब इसमें अगला है सार्वनामिक विशेषण। अगला पॉइंट, अब हम सार्वनामिक विशेषण को देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं,
तो जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए अब हम इसको यहाँ पर दो भाग में बांट दिए हैं, सर्वनाम और विशेषण को। हम देखते हैं कि यह सर्वनाम किस प्रकार से विशेषण का काम करता है। तो हम यहाँ पर वाक्य में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, सर्वनाम में है कि यह ले लो, यानी यह कोई वस्तु है जिसे हम कह रहे हैं कि यह ले लो। वही यह विशेषण में इसका किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है? तो यह सूरत देखो, यानी अपनी सूरत को देखो कि कैसा है, यह सूरत देखो। जैसे ही यह सूरत में लग गया तो यह यहाँ पर यह सूरत में जैसे ही आया यह विशेषण का काम करने लगा। फिर अगला है वह। तो वह आ रहा है, यानी किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि वह आ रहा है। और जैसे ही यह विशेषण में वह का प्रयोग हुआ, जैसे वह मकान गिर रहा है, तो यह उस मकान की विशेषता को बतला रहा है कि वह मकान गिर रहा है। तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। फिर अगला है कोई कहेगा, और यही कोई विशेषण में आ गया तो कोई आदमी आ रहा है, किसी की विशेषता को बतला रहा है, तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। फिर अगला है जो चाहे वह जाए, और विशेषण में जो का हम प्रयोग जब कर दिए कि जो गया था वह आ गया, तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब हम फिर आगे देखते हैं कि कुछ जाते हैं, और यही कुछ का प्रयोग जब हम विशेषण में करते हैं, जैसे कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से हम सर्वनामिक विशेषण को जानते हैं। अब हम ये विशेषण के कुछ और पार्ट्स हैं, विशेषण की अवस्थाएं। आइए हम विशेषण की अवस्थाएं को भी देखते हैं, जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या कहलाता है? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब यह विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब हम जानेंगे कि मूलावस्था हम किसे कहते हैं। तो आइए मूलावस्था के बारे में हम अब ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मूलावस्था हम किसे कहते हैं। तो जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण और दोष प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था। जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति के गुण और दोष प्रकट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था, यानी सबसे पहली अवस्था, मूल अवस्था। इसको हम वाक्य में देखते हैं। जैसे कि राम अच्छा लड़का है। राम एक लड़का है जिसके गुण को बतला रहा है कि वह अच्छा लड़का है। या आम मीठा है। आम एक प्रकार का फल है जो मीठा है। इसमें आम के गुण को बता रहा है, तो यह उसकी मूल अवस्थाएं हुई। अब हम देखते हैं अंतर अगला उत्तरावस्था में। तो उत्तरावस्था हम किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से एक की, ध्यान दीजिएगा, जिस विशेषण से एक की दूसरे से अधिकता बताई जाए, यानी 2 में उसकी तुलना की जाती है, एक से दूसरे की अधिकता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। जैसे वाक्य में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि राम मोहन से अधिक मोटा है, या आम लीची की अपेक्षा अधिक मीठा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि राम और मोहन में
राम मोहन से अधिक मोटा है, यानी राम और मोहन में तुलना किया जा रहा है कि राम मोहन से अधिक मोटा है। उसी प्रकार से आम लीची की अपेक्षा अधिक मीठा है, यानी आम और लीची में तुलना किया जा रहा है कि आम की अपेक्षा लीची अधिक मीठा है। अब हम आगे देखेंगे उत्तमावस्था को, सुपरलेटिव डिग्री को, कि उत्तमावस्था क्या है। तो जिस विशेषण से एक दूसरे से तुलना करके सबसे अधिक विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सबसे उत्तम अवस्था जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब इसको हम देखिए कि किस प्रकार हम अब फिर वाक्य के साथ इसे बता रहे हैं कि राम सबसे अधिक मोटा है। हमने राम के बारे में सबसे पहले देखा कि वह अच्छा लड़का है। दूसरे वाक्य में उत्तरावस्था में देखें कि राम मोहन से अधिक मोटा है, और उत्तमावस्था राम सबसे अधिक मोटा है, यानी राम अपने वर्ग में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों में सबसे अधिक मोटा है। इसमें राम की तुलना सभी वर्ग के सभी बच्चों में की गई। यह हो गया उसका उत्तमावस्था। या दूसरा है आम सबसे अधिक मीठा है, यानी आम और लीची दोनों में तुलना की गई थी, तो आम और लीची में आम सबसे अधिक मीठा है। यह हो गया उत्तमावस्था। अब यह मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का प्रयोग हम किस प्रकार से शब्दों में करते हैं, आइए देखिए हम इसके अंतर को हम कैसे पहचानेंगे। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीनों को हमने अलग अलग पाठ करके बता रहे हैं कि मूलावस्था में जैसे उच्च, और उत्तरावस्था में उच्चतर, और उत्तमावस्था में उच्चतम का हम प्रयोग करते हैं। तो मूलावस्था में हम जब तर लगा देते हैं तो उत्तरावस्था का प्रयोग हो जाएगा, और जब तम लगाएंगे तो उत्तमावस्था का प्रयोग होगा। इस पर ध्यान देना है, बस इतना ही हमको करना है, इतना ध्यान में रखना है। सभी शब्द का हम प्रयोग मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में कर सकते हैं। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर, लघुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग तर और तम लगा करके कर लिए। अब हम आगे देखेंगे कि ये विशेषण की कुछ और शेष कुछ भाग हैं जिसको हम उद्देश्य के रूप में लेते हैं। ये क्या है, तो विशेषण, विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण एक क्या कहलाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम उद्देश्यात्मक विशेषण को देखेंगे। ये उद्देश्यात्मक विशेषण, तो उद्देश्यात्मक विशेषण हम किसे कहते हैं, आइए देखिए इसके बारे में हम जानकारी लें। जब संज्ञा से पहले विशेषण रहे तब उसे हम उद्देश्यात्मक विशेषण कहते हैं। ध्यान देने की बात है, जब संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो तब हम उसे उद्देश्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे हम वाक्य में देखेंगे, मीठे फल हमें दो। कैसे फल, तो मीठे फल हमें दो। ये मीठे का प्रयोग फल यानी संज्ञा के पहले आया, यह विशेषण क्या हो गया, उद्देश्यात्मक विशेषण कहलाया। इस प्रकार से हम अब आगे देखेंगे कि अब अगला पॉइंट है विधेयात्मक विशेषण। तो ये विधेयात्मक विशेषण क्या है, आइए विधेयात्मक विशेषण। तो
जब संज्ञा के बाद विशेषण आता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विधेयात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने परिभाषा में इसको बताया कि जब संज्ञा के बाद विशेषण आता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विधेयात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि फल कैसे हैं? तो मीठे हैं, यानी फल कैसे हैं? तो मीठे हैं। मीठे का प्रयोग कब हुआ? तो संज्ञा के बाद हुआ। यह हो गया विधेयात्मक विशेषण। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण हम किसे कहते हैं? तो वाक्य में कहीं कहीं विशेषण के भी विशेषण देखा जाता है, उसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण भी बहुतों बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रविशेषण क्या कहलाता है। तो वाक्य में कहीं कहीं विशेषण के भी विशेषण देखा जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वाक्य में हम देख रहे हैं कि ये प्रविशेषण का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए देखिए, जैसे कि बहुत अधिक सोना भी अच्छा नहीं होता, यानी बहुत अधिक सोना भी अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं ना कि जब बहुत अधिक सोता है तो वह बीमार पड़ जाएगा या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अधिक सोना भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये सोना, सोना के आगे और पीछे यानी विशेषण के भी विशेषण इसमें देखे जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रविशेषण। अब अगला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं? आइए देखिए, क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं। तो जब विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है तब उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़की मीठा गाती है, यहाँ पर लड़की कैसा गाती है? तो मीठा गाती है। उसकी आवाज़ कैसी है? तो मधुर है। ये मधुर आवाज़ जो है उसकी क्या करता है? विशेषता बतला रहा है। तो